गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। ये क्लास 4 है एफएओ एंड कॉमर्स ऑप्शनल के लिए। सॉरी, मैं शायद क्लास 5 पहले डाल दी एंड क्लास 4 को मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन पहले ये पढ़ना था आपको कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। जब कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा रही होंगी तो वहां पे मेन मकसद हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करना ही था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों को पता लगेगा कि व्हाट इज द बेसिक मोटिव बिहाइंड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल को डिटरमाइन करने का और कैपिटल स्ट्रक्चर का। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एड्जा सॉलमन, आप याद करने की कोशिश करो कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? रेलेवेंट थ्योरी इन्होंने दिया था कि इट इज बिटवीन द एक्सट्रीम। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था कि पहले तो जब केडी हम बढ़ाएंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा, फिर आफ्टर सम टाइम्स वो इंक्रीज होने लगेगा तो बेनिफिट हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या होता है एक कंपनी के लिए? कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और अ कट ऑफ रेट इन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज अ मिनिमम रेट विच प्रोजेक्ट मस्ट अर्न टू सर्व द फाइनेंशियरीज टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन। मतलब ऐसा समझो ना कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर हम 10 रुपया उठा रहे हैं मार्केट से, ठीक है, तो उस पे जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं कम से कम वो तो हमारा जब मैं बिजनेस करूं तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम मेरे को वापस लौट जाए, तभी तो वो सस्टेनेबल डेट होगा कि हम उसका इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं। ठीक है, तभी वो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, तभी वो हम बोलेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो है वो एकदम ऑप्टिमम है, क्योंकि उस कॉस्ट ऑफ द कैपिटल पे वी आर एबल टू पे आर डेट। ठीक है, तो वो हो गया आपका कि कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू या कट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न विच प्रोजेक्ट मस्ट अर्न टू सर्व इट्स फाइनेंशियरीज। मतलब जितना उठाया है पैसा उतना रिटर्न कर सके। एक तरीके से सोच लो कि ये ब्रेक इवन रेट है। ठीक है, कि इस रेट से उठाएंगे तो इतना तो हम इंटरेस्ट मतलब पे कर ही पाएंगे, अपना अर्न कर लेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? फॉर अ फाइनेंस मैनेजर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग के लिए जरूरी है, जहां हम लोगों ने देखा कि कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ही हो रहा था केडी और के। ये हमारा कौन सा मॉडल है? नेट इनकम अप्रोच जो है आपका दुरंत द्वारा, कि जैसे जैसे हम केडी का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग की हमें कितना डेट रखना है, कितना इक्विटी रखना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये दो चीज है ना। एक है कैपिटल बजटिंग, एक है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। ये दो चीज है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है कि वैल्यू ऑफ द ऑल द स्टेक होल्डर, स्पेसिफिकली द शेयर होल्डर, वो इंक्रीज कर रहा है। दैट इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, जैसे इंक्रीज इन सरप्लस अंडर कैपिटल बजटिंग, टेकिंग एडवांटेज ऑफ लिवरेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इंपैक्ट है। अगर आपके पास, देखिए क्या होता है ना कि जब आपका लॉन्ग टर्म जो आप पैसा उठाए हैं, ठीक है, और उसको अच्छे से रीपे बैक कर रहे हैं आपका, तो कहीं ना कहीं आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको आसानी से मिल जाती है। एंड अगर कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बहुत ही स्ट्रांग है तो जो प्रॉफिट आप जनरेट करोगे उसी से आप कहीं ना कहीं अपना वर्किंग कैपिटल भी मैनेज कर लोगे। तो दैट सिग्निफाइज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी, कैश डिस्काउंट या क्रेडिट डिस्काउंट। इसके लिए भी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड पॉलिसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी हम बाद में पढ़ेंगे कि उसमें भी रेलेवेंस थ्योरी है, इरेलेवेंस थ्योरी है। ठीक है, उसमें भी इरेलेवेंस में मोदी गिलानी आएंगे एंड थोड़े से रेलेवेंस थ्योरी में हम गॉडगन मॉडर्न एंड वो सब मॉडल देखेंगे। ठीक है, assessing the finances cost of internal financing while deciding the performance। देखो, ये कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या लगता है कि हम बाहर से जब पैसा उठाएंगे वो सस्ता पड़ेगा, कि हमारे घर के अंदर से जब हम लगाएंगे पैसा तो सस्ता पड़ेगा? तो इसके लिए भी एसेस करने के लिए कॉस्ट ऑफ द कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अजम्पशन क्या है कॉस्ट ऑफ द कैपिटल में? जैसे हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग में भी कुछ कुछ देखा था कि सिर्फ डेट एंड इक्विटी है, ठीक है, सबके पास सिमिलर इंफॉर्मेशन है, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। वैसे इसमें भी कुछ कुछ अजम्पशन है। कैलकुलेट पोस्ट टैक्स, हमेशा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो कैलकुलेट होती है वो पोस्ट टैक्स होती है। ठीक है, मतलब टैक्स को हटा के होती है। बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द कैपिटल, मतलब जो कैपिटल हम उठा रहे हैं उससे हमारा बिजनेस रिस्क नहीं इंपैक्ट होता। फाइनेंशियल रिस्क इज ऑल्सो नॉट इम्पैक्टेड बाय द फाइनेंशियल लिवरेज, जितना हम उठा रहे हैं पैसा उससे भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मैनेजमेंट हैज ओपन माइंड इन यूजिंग चीप सोर्स ऑफ फाइनेंसेस, मतलब कुछ भी हम उठा सकते हैं, ओपन माइंड है। तो देखिए, बिजनेस रिस्क कांस्टेंट है, फाइनेंस रिस्क कांस्टेंट है। कैलकुलेट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पोस्ट टैक्स, मतलब टैक्स का एलिमेंट हटा के ही हम कॉस्ट ऑफ द कैपिटल हमेशा क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब
रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम सीएपीएम मॉडल। हम यहाँ पे कवर करेंगे एक सीएपीएम मॉडल, जिसे हम सिक्योरिटी लाइन मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म, टाइप ऑफ बिजनेस है। देखिए डिटर्मिनेंट क्या है, अब जैसे कि कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसका जेस्टेशन पीरियड 20-30 साल है, तो ऑब्वियसली वहां रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है, जैसे कि क्या बोलते हैं, जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है, ठीक है, कैपिटल भी रिक्वायरमेंट कम है, और वो जल्दी फास्ट मूविंग है, एफएमसीजी में आता है, तो उसमें रिस्क कम है। तो टाइप ऑफ बिजनेसेस ऑल्सो डिफाइन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। जितना ज्यादा आपका क्या बोलते हैं रिस्की प्रोजेक्ट रहेगा, उतना महंगा आपको डेट मिलेगा या आपको कैपिटल मिलेगा। फाइनेंशियल रिस्क डिग्री ऑफ लिवरेज है कि आप डेट से जब पैसा उठाएंगे उसका अपना खतरा है, जो हम लोग पढ़ रहे थे। कैपिटल मार्केट कंडीशन, अनसर्टेनिटी है। अभी जैसे कि इंडियन मार्केट में है, आप देखोगे कि हमारा स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैक टू बैक 5 मंथ हमारा बीएससी गिरते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अनसर्टेनिटी में भी ना आपको कॉस्ट जो है ना वो महंगा हो जाएगा। कि जब अनसर्टेन रहता है तो बैंक्स भी आपको क्रेडिट देने में या जो आपका मार्केट से लोन उठाने में भी आपको ज्यादा तकलीफ होगी एंड ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मार्केटेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑल्सो, ठीक है। जो आप शेयर्स इशू करते हैं या जो आपका सिक्योरिटीज है, बॉन्ड है या डिवेंचर्स है, उसका कितना ट्रेड है। अगर जितना ज्यादा ट्रेड होगा इट मींस आपका मार्केट कैप ज्यादा होगा, आपका मार्केट कैप ज्यादा होगा तो आप प्रॉफिटेबल है, आप प्रॉफिटेबल है मतलब आपका इन्वेस्टर्स का आप पे कॉन्फिडेंस है। इस वजह से अगर जितना ज्यादा मार्केट कैप होगा तो आपके लिए पैसा उठाना उतना आसान हो जाएगा। तो दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, कि कैपिटल उठाने के लिए क्या क्या है, गुडविल होगा, आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगा, बिजनेस रिस्क होगा, फाइनेंस रिस्क होगा, लेंथ ऑफ द टाइप ऑफ द बिजनेस होगा। तो आप जितना ब्रॉड टर्म्स में सोच सको वो इम्पैक्ट करेगा आपका कॉस्ट ऑफ द कैपिटल का। प्रॉब्लम विद डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। ये आप मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब आते हैं कि अब कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है, तो टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या क्या होता है। डिवेंचर्स होते हैं, इक्विटी होते हैं, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग होती है एंड प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है। हो सकता है एमसीक्यू में आपको दे दे कैलकुलेट करने के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका रिडीमेबल पे ही ज्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस है कि रिडीमेबल डिवेंचर का क्या कॉस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स का भी इरिडीमेबल नहीं रिडीमेबल का ही आता है। एंड कॉस्ट ऑफ द इक्विटी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका एक अर्निंग प्राइस अप्रोच है एंड एक सीएपीएम मॉडल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट या कैपिटल जहां से उठाएंगे उसका वैल्यूएशन क्या होगा। अब इरिडीमेबल डिवेंचर्स क्या है कि भाई वो कभी रिडीम ही नहीं होंगे। जैसे कभी हम डिवेंचर्स लेते हैं, सपोजिटली मैं एक कंपनी हूँ, एबीसी या शिखा कंपनी हूँ, एंड मैं अपना डिवेंचर्स फ्लोट करती हूँ कि चलो शिखा का डिवेंचर है, एस के डिवेंचर्स है। आप हो इन्वेस्टर्स, आप सोचते हो कि इट इज अ गुड कंपनी, आप मेरे से डिवेंचर खरीदते हो। आपके पास क्या आ गया, इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर आ गया, तो मैं इस पे क्या दूंगी, आपको इंटरेस्ट दूंगी, और फिर बोलूंगी कि ये मुझे ना 10 साल के लिए चाहिए। 10 साल के बाद आप क्या करना, ये वाला डिवेंचर्स वापस मुझे दे देना, और जो वैल्यू होगी मैं आपको दे दूंगी। तो ये जो है आपका रिडीमेबल है, कि मतलब कुछ सालों बाद आप इसको रिडीम कर सकते हो, दैट इज रिडीमेबल डिवेंचर्स, ठीक है। इरिडीमेबल क्या है कि भाई इसका कोई रिडेम्पशन पीरियड ही नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इरिडीमेबल वही है। तो केडी का कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स क्या होगा, इंटरेस्ट होगा 1 - टैक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, हमेशा पोस्ट टैक्स होता है। बीओ होता है नेट प्रोसीड। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू सोचते हैं कि चलिए फेस वैल्यू ऑफ एक डिवेंचर्स जो है ना 100 है, इशू का एक्सपेंसेस उसका 5% है। जब भी ये नेट प्रोसीड करना ना, तो आप अपना नेट ये देखना कि क्या है आपका, ठीक है। तो कंपनी को तो आई आपको इसको माइनस कर देंगे, जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ना वो माइनस कर देंगे फेस वैल्यू से। रेट ऑफ रिटर्न है आपका 15% की, मैं बोली कि भाई तुमको मैं डिवेंचर दूंगी लेकिन 15% इंटरेस्ट दूंगी, और टैक्स है 30%। तो केडी का क्या वैल्यू होगा, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का क्या होगा, 1500 का आपका 15% इंटरेस्ट जा रहा है मेरा, तो दैट इज इक्वल टू 15 रुपया। 0.7 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टैक्स 30% है, तो अगर इसका 30% निकालेंगे फिर माइनस करेंगे, इसीलिए डायरेक्टली 0.7 से हम ये कर देंगे। और फिर उसके बाद है आपका नेट प्रोसीड कितना है, फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट हटा देंगे 95, तो दैट इज 11.05%, दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर्स। तो इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय आपका नेट प्रोसीड, ठीक है। अब आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए जहां जीरो इंटरेस्ट देते, कभी कभी क्या होता है ना, डिवेंचर्स जो है वो बोलते हैं कि भाई हम आपको ना इंटरेस्ट तो पे नहीं करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड ना, आप 1000 का खरीद रहे हो अभी, लेकिन हम आपका एंड ऑफ द ईयर में ना, मतलब जब भी उसका टर्म कंप्लीट होगा, मैं आपको 1500 दे दूं या 1300 दे दूं। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक रेसिडुअल वैल्यू है, एक आपका, सॉरी, ठीक है, एक आपका आरवी है,
ठीक है, और एक आपका नेट प्रोसीड है, और ये के आपको फाइंड करना है, ठीक है, टू द पावर एन। तो इसका फॉर्मूला यही है, आरवी वन प्लस के, ये आपका के डी हो गया टू द पावर एन जितना नंबर ऑफ ईयर्स है। तो देखिए फेस वैल्यू क्या बोल रहा है, 1000 है, इशू एक्सपेंसेस है 5%, डिस्काउंट है आपका 3%, ईयर कितना है, नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर्स है, रिसेलेबल वैल्यू आपका 1300 है, ठीक है, एंड टैक्स है 30%, ठीक है। क्योंकि अब ये जो है आपका इशू जो है, प्रोसीड्स कितना है, आप इसमें से हटा दीजिए, 1000 रुपया है, 1000 रुपया में से मैं माइनस करूंगी इशू एक्सपेंसेस 5% का, कितना हो गया, 1000 का 50 रुपया, प्लस डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं हम 30 रुपया का, तो चलिए ये हो गया 920 रुपया, ये आपका हो गया नेट प्रोसीड। मतलब आपको इफेक्टिवली इतना लगा इस डिवेंचर्स के लिए, ठीक है, प्रोसीड्स। लेकिन आपका रीसेलेबल वैल्यू जो है आपका, ये 1300 रुपया आया, ठीक है, जो कंपनी बोली है कि 5 साल के बाद आपको 1300 रुपया पे करेंगे। आपको अभी ये कॉस्ट ऑफ द कैपिटल या डिवेंचर्स ये आपको नहीं पता है, ये 5 साल के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इसका के का वैल्यू निकल जाएगा। के का वैल्यू निकला 7.16%, 7.16% निकला था, ये प्री टैक्स है, इसमें से आप टैक्स का एलिमेंट हटाना मत भूलिएगा, इसको 0.7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब मेरा कॉस्ट निकल जाएगा पोस्ट टैक्स, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बस बता दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिडीमेबल शेयर्स का। केडी का क्या वैल्यू है, केडी का वैल्यू है इंटरेस्ट प्लस टैक्स जो हम इरिडीमेबल में है, प्लस रीसेलेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है, फिर उसके बाद है आपका रीसेलेबल वैल्यू या प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये एवरेज कॉस्ट हम इसका निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इशू प्राइस 1000 रुपया है, एक्सपेंसेस 80 रुपया है, आपका 4 साल के बाद इसको 1050 मिलेगा, ठीक है, 10% है आपका ये है, और टैक्स है आपका 30% इंटरेस्ट रेट। तो अब देखिए इसका कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट कितना है, 1000 का आपका 10% इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 100 रुपया, उस पे हम टैक्स हटा दे रहे हैं, 1 माइनस टैक्स जो है आपका ये कर दिए, प्लस रिसेबल वैल्यू कितना है आपका 150 प्लस 920 हो जाएगा, क्योंकि 80 रुपए इशू एक्सपेंसेस है, उसका एवरेज कर देंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू से मेरा निकल जाएगा 10.40%। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बता रही हूँ। तो ये फॉर्मूला से आपको कैलकुलेशन के लिए एमसीक्यू बेसिस पे आ सकता है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। अभी तक तो पूछा नहीं है, जो भी आपका 2 एग्जाम्स हुए हैं एमसीक्यू बेस पे, उस पे तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर फ्यूचर में थोड़ा सा अगर हार्ड साइड बनाना चाहेगा तो पूछ सकता है। तो आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये पोस्ट टैक्स होता है, अगर रिडीमेबल का क्या है, इरिडीमेबल का क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स का क्या है, इसमें भी रिडीमेबल है और इरिडीमेबल है। इन रिडीमेबल में क्या है, पीडी मतलब आपका जो प्राइस है, जो डिविडेंड मिला है, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है। और ये देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड से ना हम टैक्स नहीं माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता है ना, उसके बाद ही हम डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, इसीलिए इसमें ना टैक्स का इंप्लीकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, पोस्ट टैक्स है, ठीक है। डिवेंचर्स में हम क्या करते हैं, जब हम बना रहे होते हैं तो वो प्री टैक्स होता है, इसीलिए उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं टैक्स माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें component of tax has been already taken divided by P0 that is net proceed। यहाँ पे भी वही है फॉर्मूला, आप अपना फिट करके देख लेना तो आपका हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज पीडी दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर वही है रिसेबल वैल्यू बाय नेट प्रोसीड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वही सेम फॉर्मूला जो आपका क्या बोलते हैं डिवेंचर्स का। अगर आप ध्यान से देखो, बस टैक्स का एलिमेंट नहीं है इसमें, क्योंकि ये पोस्ट टैक्स ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का और इरिडेमेबल शेयर्स का। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ द इक्विटी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इसका, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल का। इसका एक कांस्टेंट डिविडेंड पे है, एक ग्रोथ डिविडेंड पे है, ये आप छोड़ दीजिए, एक नो डिविडेंड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सीएपीएम मॉडल है और एक अर्निंग प्राइस अप्रोच है। तो ये 3-4 आपको क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। देखिए कांस्टेंट डिविडेंड है, मतलब हर साल आपको 5-5-5-5 रुपया मिल रहा है, ठीक है। P0 आपका वही प्राइस जो है आपका या नेट प्रोसीड जो है वो है, और उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट हटा देंगे, जो कि हम अर्लियर भी वही कर रहे थे। ग्रोथ फॉर्म है तो क्या होगा, ठीक है, D1 हम लेंगे। D1 क्यों लेंगे, सॉरी, D1 हम लेंगे, ठीक है। D1 लेंगे कि मतलब D0 दिया रहेगा कि एट द बिगिनिंग, ऐसे ईयर में अगर ग्रो करेगा ये 1% से या 10% से, तब वो D1 लेंगे। P0 वही होगा आपका, नेट प्रोसीड होगा और ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्रोथ का अगर एक फॉर्मूला देखे जो गॉडगॉन ने दिया था, रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न मतलब जितना हम रिटेन कर रहे हैं प्रॉफिट प्लस जितना रेट ऑफ रिटर्न है उस पे, वो है आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला। अब सीएपीएम मॉडल हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे, लेकिन अर्निंग प्राइस अप्रोच में आप देख लीजिएगा, ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस प्लस ग्रोथ, इसमें ग्रोथ है तो, अगर ग्रोथ नहीं है तो ईपीएस बाय एमपीएस हो जाएगा, वो आपका कॉस्ट ऑफ द इक्विटी हो जाएगा, ठीक है।
ये हमेशा याद रखना। तो हम लोगों ने क्या दिखा, अगर डिविडेंड मतलब नो ग्रोथ फॉर्म है तो क्या हो जाएगा हमारा डी बाई पी जीरो, ठीक है। अगर ग्रोथ फॉर्म है तो डी वन बाई पी जीरो प्लस ग्रोथ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ईपीएस मॉडल जो है, अर्निंग प्राइस मॉडल है, ईपीएस बाय एमपीएस प्लस ग्रोथ है अगर ग्रोथ है तो। एंड सीएपीएम मॉडल में आके अब हम देखते हैं कि क्या, इसको सिक्योरिटी मार्केट लाइन भी बोलते हैं, सीएपीएम मॉडल को, ठीक है। The tool under portfolio theory used to determine the cost of the equity directly dependent upon the risk consideration, that is required rate of return of the investor becomes COC for the company, ठीक है। वो कॉस्ट ऑफ, जैसे जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इससे मेरा रिटर्न होगा, तो वही तो कॉस्ट ऑफ द इक्विटी बन जाएगा। सपोजिटली मैं आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, और मैं शिखा लिमिटेड हूं, तो मैं सोच रही हूँ आप मेरा शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप 18% कमाओ इस इक्विटी से, ठीक है। 18% कमाओ इस इक्विटी से, तो मेरे लिए आपका एक्सपेक्टेशन तो वो आपका अर्निंग हो गया, लेकिन मेरे लिए तो वो कॉस्ट हो गया जो 18% आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो दैट इज द, कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ इन्वेस्टर इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। दो रिस्क होता है किसी भी फर्म के लिए, एक अनसिस्टमैटिक होता है, एक सिस्टमैटिक होता है। ये हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है ना, कंट्रोलेबल होता है, डाइवर्सिफाई होता है। अनकंट्रोलेबल रिस्क जैसे हो सकता है कि मेरा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, ठीक है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा लीकेजेस है खुद इंटरनल सिस्टम में, तो उसको प्लग इन करके हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। ये जो रिस्क है ना, इसको कमाया जा सकता है, जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, ठीक है। लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क है, ये अनकंट्रोलेबल है। अब बाहर का कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी ही चेंज हो गया, ठीक है, कुछ नया लॉ ही आ गया, तो वो अनसिस्टमैटिक, जो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, अनसिस्टमैटिक, आप ऐसे मत सोचना अनकंट्रोलेबल, अनसिस्टमैटिक ही कंट्रोलेबल है, ठीक है। एंड जो सिस्टमैटिक है वो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, नॉन डाइवर्सिफाइबल, आप उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अजम्पशन ऑफ सीएपीएम मॉडल, अब जब सीएपीएम मॉडल है तो उसका कुछ अजम्पशन भी होगा। अजम्पशन क्या क्या है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए, ठीक है। ओनली सिस्टमैटिक रिस्क इज रिलेवेंट, सिस्टमैटिक मतलब कौन सा रिलेवेंट है, ये वाला सारा चीज, ठीक है। जो नॉन डाइवर्सिबल है वो एकदम रेलेवेंट है। ऑल इन्वेस्टर कैन बोरो एंड लेंड फंड एट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कुछ एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, जहां मेरा ना नफा होगा ना नुकसान होगा, वो होगा। 1 year transaction period, a holding period is also 1 year. All investors have identical estimate, no tax and transaction cost. Perfect information is freely available. All investor risk are risk averse, मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सारे रैशनल है, डिजायर टू मैक्सिमम यूटिलिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो ये इसके बहुत सारे अजम्पशंस हैं, अगर इसके 4-5 भी आप याद रख लो तो बहुत है। सिंपल सी बात है, परफेक्ट मार्केट है, ठीक है। ओनली सिस्टमैटिक रिस्क इज रेलेवेंट, अनसिस्टमैटिक रिस्क रेलेवेंट नहीं है। वन ईयर है आपका ट्रांजैक्शन पीरियड है, वही 1 पीरियड आपका होल्डिंग पीरियड है, नो ट्रांजैक्शन। ये थोड़ा सा ना आपका वही कैपिटल बजटिंग वाला, ऑल इन्वेस्टर आर रिस्क एवर्स, पोर्टफोलियो आर फ्रीली अवेलेबल, लार्ज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इनटू बीटा। बीटा क्या है, ये सिस्टमैटिक, हम जो रेलेवेंट की बात कर रहे थे ना, सिस्टमैटिक जो नॉन डाइवर्सिबल है, और आर एम माइनस आर एफ, आपका ये जो प्रीमियम हम ये रिस्क के लिए दे रहे हैं, दैट इज आपका ये आर एम माइनस आर एफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, एंड रिटर्न ऑन द मार्केट प्राइस है। जो रिटर्न ऑन द मार्केट प्राइस है ना, उसमें से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब ये आप ऐसा समझो ना कि ये एक्स्ट्रा प्रीमियम हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप रिस्क बेयर कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है मैं आपको पे कर रही हूँ। आप ये मॉडल को देखो, ये आरएफ है, ये मार्केट वाला है आपका, और ये एसएलएम लाइन है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, एंड ये हमारा केई हो गया, ठीक है। तो ये मॉडल है आपका, ठीक है। सुपीरियर एज कंसिडर्ड बीटा रिस्क, अगर इसकी इस मॉडल की हम बात करें तो ये क्यों है, क्योंकि रिस्क को ये कंसिडरेट कर रहा है। प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ पोर्टफोलियो एंड डाइवर्सिफिकेशन। लिमिटेशन क्या है, सिंगल पीरियड टाइम होराइजन है, द वैल्यू ऑफ आरएफ आरएम एंड बीटा, इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो। समझ में आया। आप इसका कोई भी एग्जाम्पल आपको दे देगा कि रिटर्न ऑन मार्केट आपका 10 है, ठीक है, आरएफ आपका 5 है, बीटा आपका 0.6 है, तो आप इसको बैठा के देख लो कि आपका आरएफ 5 है प्लस आपका बीटा क्या है, 0.6 है, एंड आरएम आपका 10 है, 10 माइनस आपका अगर आरएफ करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ये सिंपल सा कैलकुलेशन भी आ सकता है एंड ये फॉर्मूला भी आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है रिटेन्ड अर्निंग। जब हम बिजनेस करेंगे तो कुछ तो प्रॉफिट हमारे पास भी बचता है,
उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। और डिविडेंड तो बांट देते हैं, बांटने के बाद जो बचता है वो रिटेन अर्निंग है, वो हमारा रिजर्व का पार्ट बनता है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का इंटरनल फाइनेंसिंग होता है। जनरली सोचा जाता था कि अरे ये तो इस पे कोई कॉस्ट नहीं लगता है, बट हाँ इसका भी कॉस्ट है। क्या कॉस्ट होगा? जनरली आप सोचो कि अगर मैं कुछ पैसा रिटेन कर रही हूँ अपने बिजनेस में, तो क्या होगा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? थोड़ी देर सोचो आप। देखिए, अगर वो पैसा मैं नहीं रखती तो कहीं उसको इन्वेस्ट कर रही होती, उस पे मैं पैसा कमा रही होती, वही तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वही तो उसका कॉस्ट है। जनरली इक्विटी का हम बात कर लेते हैं कि इक्विटी है, उसको इक्विटी के इक्विवेलेंट में कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसको दे रहे होते तो मैं उतना उस पे इंटरेस्ट कमा रही होती, लेकिन मैं रिटेन कर रही हूं, इस वजह से मैं वो अपॉर्चुनिटी लूज कर रही हूँ, तो एक तरीके का वो भी कॉस्ट है। ठीक है, समझ में आया? सो KR इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एज शेयर होल्डर नॉट हैव वेल एक्सप्रेस रेट ऑफ रिटर्न। अब इतने सारे शेयर होल्डर है, इनको डिस्टिंग्विश करना। क्वांटम ऑफ रिटेन अर्निंग डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। RE इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट हैज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैं आपको बता रही थी। नॉर्मली RE इज इक्वल टू KE बेस्ड अपॉन द लॉजिक ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, ठीक है। वो उस पे है। वॉटसन एंड बिरगम कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय द इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय द RE। छोड़िए, सिंपल सा आप एक चीज समझ लीजिए कि उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। के आर रिटर्न का क्या है? D1 डिविडेंड 1 नेट प्रोसीड बाय ग्रोथ। याद है ये किसका फॉर्मूला था केई में? ये ग्रोथ फॉर्म वाला जो था फॉर्मूला, वही यहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है। व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट एंड टैक्स इज देयर, केई इज इक्वल टू फ्लोटेशन टैक्स हम माइनस कर देंगे। माइनस अगर अगर निकालना है मेरे को केई से, अगर केआर को मतलब रिटेन अर्निंग का निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ द इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ द इक्विटी से मैं फ्लोटेशन कॉस्ट हटाऊंगी, प्लस उसमें से टैक्स हटाऊंगी, ठीक है। अब आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या है? आप ऐसे समझो ना कि कुछ हम पैसा इक्विटी से उठाएं, कुछ हम डेट से उठाएं, कुछ प्रेफरेंस शेयर से उठाएं, ठीक है। तो केई इंटू वेट ऑफ द इक्विटी, ऐसे हम बताते हैं। 10 लाख है, 10 लाख में मैं 5 लाख इक्विटी से उठाई, फिर आपका 2 लाख आपका मैं प्रेफरेंस से उठाई, एंड फिर 3 लाख किससे उठाई? डेट से उठाई। अगर इसका वेट देखें तो क्या क्या हो गया? 0.5, 0.7, सॉरी 0.2 एंड 0.3, ये उसका वेट हो गया। अब केई का जो वैल्यू आएगा, केडी का जो वैल्यू आएगा, केआर का जो वैल्यू, केपी का वैल्यू आएगा, केडी का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग वेट से, तो वो हो जाएगा आपका वेटेड एवरेज। बट द पॉइंट इज ये वेट कैसे लेना है, ठीक है। इस पे भी हम पढ़ेंगे, बुक वैल्यू पे लेना है या मार्केट वैल्यू पे लेना है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। दैट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। रिप्रेजेंट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, एक्ट्स एज अ कट ऑफ रेट इन कैपिटल बजटिंग। अब यही है, असाइनमेंट ऑफ द वेट कैसे करेंगे, जो मैं बोल रही थी कि कैसे करेंगे, ये तो जनरली मैंने बुक वैल्यू पे कर दिया। तो हिस्टोरिकल एक है सेट और एक है मार्जिनल। मार्जिनल जो है ये बुक वैल्यू पे या तो दिया जाता है या तो मार्केट वैल्यू पे दिया जाता है। आपको मालूम है कि इक्विटी इक्विटी का कुछ फेस वैल्यू होता है एंड कुछ मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है। तो मार्केट फेस वैल्यू तो हो सकता है 100 है, लेकिन मार्केट वैल्यू हो सकता है 80 भी हो, 120 भी हो। तो उस बेसिस पे हम वेट को डिवाइड कर देते हैं। अगर 10,000 शेयर्स है, अगर हम बुक वैल्यू पे ले रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट से अगर ले रहे हैं तो फिर 80 पे करेंगे, नहीं तो 120 से करेंगे, जो भी उसका वैल्यू है, तो वैसे वेट अलॉट कर देंगे। एक है मार्जिनल, proportion in which firm intend to raise the additional fund। ये जो है ना, जितना एडिशनल फर्म हम रेट कर रहे हैं ना, रेस कर रहे हैं, ये थोड़ा आपका हायर वर्जन का, ये आपका बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, बट आप एक बार को समझ लीजिए कि जो एक्स्ट्रा पैसा हम उठा रहे हैं ना, उसके हिसाब से हम उसको वेट देंगे, ठीक है। मेरिट क्या? एंश्योर कंपैरिजन विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ लेना, लेकिन मार्जिनल का यही है कि देखिए एग्जाम्पल है, केई 20% है, केडी 15% है एंड केपी आपका 12% है। कैपिटल जो इक्विटी से है 50 लाख है, 20 लाख है, 10 लाख है, ठीक है। तो जो मार्जिनली चाहिए, मैं इक्विटी से कितना एक्स्ट्रा उठा रही हूँ, सपोजिटली 25 लाख उठा रही हूँ, तो उसको उतना ही वेट असाइन करूंगी जितना मैं एडिशनली ली हूँ। मार्जिनल तो वही होता है ना कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, तो दैट इज द मार्जिनल। जो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है, आप कॉस्ट में अच्छे से पढ़े होगे उसको, तो वो है आपका मार्जिनल, ठीक है। हिस्टोरिकल का वही है, बुक वैल्यूज है। आप प्रोज एंड कॉन पढ़ लेना, ये मोस्टली आपका मेन से रिलेटेड है, जो लिखित है। आप एक बार को ऐसे पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है, इन्फ्लेशन रेट है, टैक्स रेट है, इकोनॉमिक कंडीशन है, तो आप समझ लेना ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल लॉजिकल है, ठीक है। फिर केई या केडी विच इज लोअर, मैं पहले भी बता चुकी थी जब कैपिटल बजटिंग करी थी कि केडी सस्ता होता है इक्विटी से। क्यों होता है? क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन चलिए फिर से पढ़ लेते हैं।
As per perfect market advocated, both of them have even cost. Equity has no implicit cost and debt has explicit and implicit cost, making equal to the cost of the equity. But in the real world, debt is cheaper than इक्विटी. क्यों भाई? टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट. पहली बात तो ना, एक और चीज है, वो तो रिस्क है ही. डेट जब होता है तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस, मैं बस टी शेप में बना रही हूँ, तो जब आप यहाँ पे कुछ कुछ एक्सपेंसेस लिखते हो तो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे माइनस होता है, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आता है. तो एक तरीके से देख रहे हैं कि अगर सपोजिटली हम 30,000 डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पे किए तो 30,000 का मेरे को टैक्स शील्ड मिला है, मतलब 30,000 पे हमको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है. सो टैक्स शील्ड मिलता है. प्रायोरिटी राइट ओवर राइट अर्निंग एंड कैपिटल है. अगर देखिए तो जब भी कुछ अगर प्रॉब्लम हुई कंपनी में तो सबसे पहले डिवेंचर्स को पे किया जाएगा. Debt is redeemable source means principal would be paid at maturity and equity ऐसा सॉरी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो कंपनी बंद होगी तभी वो वापस मिलेगा. मतलब मैं एक बार पैसा लगा दी तो वो मेरा वापस आएगा नहीं आएगा ये श्योरिटी नहीं है. लेकिन डिवेंचर्स का है कि भाई आफ्टर 10 years या 15 years जो भी है वो रिटर्न आएगा. ठीक है. तो चार्ज ऑन एसेट जो डिवेंचर्स है ना, आप देखिएगा चार्ज होता है एक अनचार्ज होता है. चार्ज होता है डिवेंचर, इट मीन्स कि जब अगर कंपनी बंद हो रही है और इन केस उसके पास पैसा नहीं है तो डिवेंचर्स अगर चार्ज्ड है तो उसके एसेट को बेच के डिवेंचर्स को पे किया जाएगा. मतलब इट इज चार्ज ऑन द एसेट. एसेट को बेच कर भी उसके पैसे वापस लिए जा सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. तो आप एक बार पढ़ लेना. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. आगे मैं और कंटिन्यू करूंगी. नेक्स्ट क्लास हमारा डिविडेंड पॉलिसी पे होगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो एक बार मैं एफएम कंप्लीट कर दूंगी ना तो फिर मैं उस तरफ चली जाऊंगी जहां पे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक बारी को कंप्लीट कर दूंगी. तो आपका एकदम पूरा पिक्चर क्लैरिटी हो जाएगा. जब एफएम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक दिन बैठ के हम अकाउंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे. बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है. कॉस्ट में भी बेसिक व्हाट इज शट डाउन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है, पीवी रेशियो क्या है, ये सब कैलकुलेशन आए हैं आपका. तो ये सब फॉर्मूलाज आपके पास होना चाहिए. ठीक है, जैसे मैं ईबीआईटी ईबीएस एनालिसिस बताई थी, डिग्री ऑफ लिवरेज बताई थी, तो वो सारी चीजें कॉस्ट में कवर होगी, रेशियो एनालिसिस होगी. तो कहीं ना कहीं आप एक बार देखोगे तो कॉन्सेप्चुअल चीज जो सेक्शन ए में है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के फॉर्मेट में. और सेक्शन बी है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि ये कौन सा थिंक करने का है या क्या है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, तो वो बता देंगे कि ऑटोक्रेटिक का क्या क्या कुछ फीचर्स होते हैं. तो उस बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, टिल देन आप मेरे को ये फॉलो करते रहिए. मैं श्योर करती हूँ कि आपके एग्जाम से पहले मैं ये कंप्लीट करा दूंगी. ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. अगर